नमस्कार, मैं हूं विकी। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सच कहूं तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ग्रेटर नोएडा में एक 13 साल के मासूम बच्चे सुधांशु का खून हुआ और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। एक पिता ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपने ही खून के प्यासे होने का फैसला किया। तो चलिए इस पूरी पुलिस जांच और क्रिमिनल माइंड के इस खौफनाक खेल को समझते हैं। एक पिता और बेटे का रिश्ता ना भरोसे और सुरक्षा की सबसे बड़ी मिसाल होता है, लेकिन इस केस में इस भरोसे का बिल्कुल खून कर दिया गया। और किस लिए? सिर्फ कुछ गज जमीन और दौलत के लालच में। आप खुद सोचकर देखिए, कैसे एक बाप के दिमाग में इतना जहर भर गया होगा कि उसने इस सदियों पुराने पवित्र रिश्ते को मिट्टी में मिला दिया। चलिए देखते हैं इस जघन्य अपराध की शुरुआत आखिर हुई कहां से। तो सबसे पहले इस पूरी घटना के बुनियादी तथ्यों को, यानी इस जघन्य अपराध को थोड़ा करीब से समझते हैं। तथ्यों की बात करें तो घटना 8 मई 2026 की है। ग्रेटर नोएडा के कसना इलाके में एक गांव है सिरसा, वहीं 6% कॉलोनी के पास। पीड़ित था 13 साल का मासूम सुधांशु और मुख्य आरोपी उसका अपना पिता प्रदीप सिरसा। अब आप सोचेंगे मोटिव क्या था, क्यों मारेगा कोई अपने बेटे को? जवाब है प्रॉपर्टी। प्रदीप अपने भाइयों को इस हत्या में फंसाना चाहता था ताकि प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल उसके पास आ जाए। ये ना आम घरेलू हिंसा का मामला नहीं है, ये प्रेडेटरी बिहेवियर यानी शिकारी प्रवृत्ति का एक बहुत ही सटीक और खौफनाक उदाहरण है जो पुलिस की नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को भी एक बड़ी चुनौती देता है। अब आते हैं इस केस की सबसे अहम कड़ी पर, यानी जांच की समय रेखा। देखते हैं पुलिस ने इस पूरे मामले को कैसे सुलझाया। जांच को हम 4 मेन हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, 8 मई 2026 को बच्चे के गायब होने की एफआईआर दर्ज होती है। शुरू में पुलिस को लगा कि ये शायद किडनैपिंग का नॉर्मल केस है, तो उन्होंने तेजी से टीम्स बना दी। फिर कुछ ही घंटों बाद गेम पलट गया जब सीसीटीवी का तकनीकी विश्लेषण शुरू हुआ। अगले दिन पुलिस ने संदिग्ध यानी पिता से पूछताछ की और आखिरी कदम जब एक तालाब से बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई। ये पूरा सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे नॉर्मल पूछताछ और डिजिटल फॉरेंसिक्स को एक साथ लाकर सच को बाहर निकाला गया। और यहां पर पुलिस ने एक बहुत ही ब्रिलियंट कानूनी कॉन्सेप्ट का यूज किया, जिसे कहते हैं लास्ट सीन थ्योरी। बेसिकली इसका मतलब यह होता है कि क्राइम से ठीक पहले विक्टिम को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पर्दाफाश हो गया। सुधांशु आखिरी बार अपने पिता प्रदीप के साथ ही कार में देखा गया था। बस इसी एक ठोस सबूत ने इस लीगल थ्योरी को प्रदीप के खिलाफ एकदम मजबूती से सेट कर दिया। अब यहां से शुरू होता है झूठ और सच का आमना सामना, जहां तकनीकी सबूतों ने अपना असली काम किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक तरफ था प्रदीप का बनाया हुआ मौखिक झूठ। वो बार बार दबाव में आकर दावा कर रहा था कि उसका बेटा तो गुलिस्तानपुर गांव में अपने किसी दोस्त के यहाँ है। वो सच में जांच को भटकाना चाह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ थी तकनीकी सच्चाई, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस का तुरंत ऑन द स्पॉट फिजिकल वेरिफिकेशन। जब पुलिस ने गुलिस्तानपुर जाकर चेक किया तो प्रदीप का दावा पूरी तरह फर्जी निकला। इस तुरंत एक्शन ने पिता के आपराधिक इरादों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया। अब जब सारे सबूत खिलाफ हो गए तो आरोपी ने शुरू किया एक नया मनोवैज्ञानिक खेल। अब जो हुआ वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इसे साइकोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन की भाषा में डिफ्लेक्टिव बिहेवियर कहते हैं। जब प्रदीप को समझ आ गया कि वो सीसीटीवी और तकनीकी सबूतों के जाल में बुरी तरह फंस चुका है, तो उसने चाकू से अपना ही गला रेतने की कोशिश की। अब ध्यान दीजिए, ये कोई आत्मग्लानि या गिल्ट बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ एक हताश, डेस्परेटली चालाक चाल थी। वो चाहता था कि जांच किसी तरह रुक जाए, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए और लोगों की थोड़ी सहानुभूति मिल जाए, ताकि कानून की तरफ से उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सके। जैसे कि एक कुशल जांचकर्ता का मानना है, जब कोई संदिग्ध खुद को इस तरह चोट पहुंचाता है ना, तो उसे सरेंडर मत मानिए। इसे स्ट्रैटेजिक एस्केप यानी बच निकलने की एक चाल समझना चाहिए। ऐसा बिहेवियर या तो तब होता है जब इंसान बेहद गिल्ट में डूबा हो, या फिर जब उसे पकड़े जाने का भयंकर डर हो। और डर के मारे एक अपराधी किसी भी हद तक जा सकता है, बिल्कुल इस पिता की तरह। और इसके बाद इस पूरी आपराधिक साजिश का सबसे काला और अंतिम सच दुनिया के सामने आया। क्रिमिनोलॉजी की दुनिया में इस पूरे इंसिडेंट को क्लासिक फ्रेमिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसा अपराध करना जिसका एकमात्र मकसद कानून का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को बर्बाद करना हो। जब मासूम सुधांशु का शव उस तालाब से मिला तो पोस्टमार्टम ने साफ कर दिया कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। तो प्रदीप का आखिर मास्टर प्लान क्या था?
अपने ही इकलौते बेटे को मारकर उसका सारा इल्जाम अपने भाइयों पर डाल देना। भाई सीधे जेल चले जाते, प्रॉपर्टी का कोई और वारिस बचता नहीं और वो खुद समाज के आगे एक बेचारा पीड़ित पिता बनने का ड्रामा करता। सोचिए कितना घिनौना और शातिर था ये पूरा प्लान। तो आखिर इस दिल दहला देने वाले विश्लेषण से, एक इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से हम क्या सबक सीख सकते हैं? एक इफेक्टिव पुलिस जांच के 3 मेन स्तंभ होते हैं जो इस केस में बिल्कुल खुलकर सामने आए। पहला, भावनात्मक तटस्थता। देखिए, एक पिता का अपने बच्चे के लिए रोना बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन पुलिस को करीबी रिश्तेदारों को भी शक के दायरे में तब तक रखना पड़ता है जब तक कि वो निर्दोष साबित ना हो जाएं। दूसरा, डिजिटल फुटप्रिंट्स पर अटूट भरोसा। इंसान झूठ बोल सकता है, मेमोरी धोखा दे सकती है, पर सीसीटीवी और डिजिटल एविडेंस हमेशा सच बोलते हैं। और तीसरा, सबसे अहम, ऐसे अजीबोगरीब एक्सट्रीम बिहेवियर या खुद को चोट पहुंचाने वाली बातों को इन्वेस्टिगेशन में एक ठोस सबूत की तरह देखना चाहिए। बस इन्हीं 3 स्तंभों ने उस बाप के क्रूर नकाब को नोच फेंका। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर खत्म करेंगे। आप जरा खुद सोचकर देखिए, अगर एक पिता के आंसू अपने ही बेटे के इतने सोचे समझे खून पर इतनी आसानी से पर्दा डाल सकते हैं, तो न्याय की खोज में हम सिर्फ इंसानी भावनाओं पर आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये केस एक बहुत बड़ा सबक है कि धोखा किसी भी शक्ल में, यहां तक कि सबसे करीबी रिश्तों में भी हो सकता है, और सच्चाई तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ तकनीकी और सबूतों पर आधारित जांच है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।